देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 2024 का बजट आने वाला है। अब बजट आने के साथ साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा है, यानी ये कह लीजिए कि तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई आपको बजट आने से पहले पहले पैसे तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका आपको मतलब समझिए बेनिफिट मिलने वाला है। बजट कब आने वाला है, कौन सा ऐसा सेक्टर्स है जहां पर तेज़ी देखने को मिल सकती है, प्लस उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि हम उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं भाई, इन सारे मुद्दों पर आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि बजट कब आने वाला है, समझ रहे कि नहीं, ये आपको पता रहना चाहिए कि भाई बजट कब आने वाला है। बजट की अगर बात की जाए तो ये मेरी जानकारी के मुताबिक 22 जुलाई से शुरू होगा, समझ रहे कि नहीं, और 12 अगस्त तक के ये चलेगा। 12 अगस्त तक के ये चलेगा। तो ये बजट आने का टाइम है, समझ रहे कि नहीं। अब बजट आते ही मैंने जैसा कि कहा है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, ये कह लीजिए तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वो कौन सा सेक्टर्स हो सकता है, अब ज़रा उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है रेलवे। भाई ये एक ऐसा सेक्टर है ना जिसमें तूफ़ानी तेज़ी बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। अब अगर हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो रेलवे के सेक्टर में आप रेलवे के सेक्टर्स के जो भी कंपनीज़ हैं उनके जो भी स्टॉक्स हैं आप देख लीजिए, वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में भी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर जो सेक्टर है ना, वो सेक्टर मैंने बहुत बात किया है इस सेक्टर को लेकर। अभी पास्ट में अभी कुछ दिनों पहले की आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी हमने बातें की है इस सेक्टर को लेकर। और वो कौन सा सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर है, समझ रहे कि नहीं। इस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तीसरे नंबर पे जो सेक्टर है वो सेक्टर है एनर्जी का सेक्टर। यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, एनर्जी का सेक्टर, समझ रहे हैं ना। अभी भी तेज़ी है यहाँ पर, लेकिन आने वाला टाइम में इसमें और भी ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। और चौथे नंबर पे जो सेक्टर है वो सेक्टर है ईवी का सेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर। इस सेक्टर में भी आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। और पाँचवें नंबर पर जो सेक्टर है वो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर, समझ रहे कि नहीं। मैंने इसको लेकर भी कुछ दिन पहले बात करी हुई थी, शायद आपको याद हो या ना हो। मैं कोशिश ये करूंगा कि भाई इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप एक मरतबा डिस्क्रिप्शन भी जाकर ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, समझ रहे कि नहीं। ये टोटल रेलवे है, डिफेंस है, एनर्जी है, ईवी है, मैन्युफैक्चरिंग है। ये 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई दूसरे जो सेक्टर्स है इस 5 के अलावा छठे सातवें जो भी है तो वहां पर तेज़ी नहीं रहेगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर तेज़ी रहेगी ही रहेगी। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं आपको बताऊं तो रेलवे को देख लीजिए, उसके बाद डिफेंस को देख लीजिए, उसके बाद क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग को देख लीजिए, एनर्जी को देख लीजिए। इन सारी जगहों पर अभी आपको ओवरऑल तेज़ी देखने को मिलेगी कुछ ना कुछ, लेकिन बजट के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि आखिर इसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा आप 2 तरीके से उठा सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली इन सेक्टर की कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर आप जाकर निवेश करें, यानी डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में जाकर निवेश करें। मैं सिंपल कहूँ तो यही कहा जा सकता है। और दूसरा तरीका क्या है, ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इन सेक्टर के ऊपर जो भी सेक्टरल थीमेटिक फंड है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो अब म्यूचुअल फंड में आने के बाद उन सेक्टर या उन थीमेटिक फंड में जाकर आप निवेश कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया, समझ रहे हैं ना। सबसे पहला तरीका है कि डायरेक्टली आप स्टॉक में निवेश करें, या दूसरा तरीका है कि म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, उसका डिटेल्स मैं करता हूँ। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सारा डिटेल्स वगैरह नोट कर लिया है। एक बात मैं फिर से याद दिला देना चाहूँगा, मैंने आपको बताया कि भाई इन सेक्टर्स में अगर तेज़ी का फ़ायदा उठाना है तो पहला तरीका तो वही है कि डायरेक्टली आप इन सेक्टर्स के कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करें। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर हैं तो आप कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसका फ़ायदा अगर आप डिफेंस के सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, डिफेंस के सेक्टर की अगर तेज़ी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप 2 फंड ऐसे हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। सबसे पहला है HDFC डिफेंस फंड। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे हैं
तो मैंने बहुत सारी बातें की है अभी हाल फिलहाल में, पास्ट में भी कुछ दिन पहले आप अगर आप जाकर देखें तो बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं HDFC डिफेंस फंड को लेकर, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड को लेकर। ये दोनों फंड ऐसे हैं जिन फंड में आप निवेश करके डिफेंस के सेक्टर में तेजी का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद एनर्जी का सेक्टर आता है, तो एनर्जी के सेक्टर में मेरा जो पसंदीदा फंड है वो SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, समझ रहे कि नहीं। ऐसे टाटा की तरफ से भी आपको फंड मिल जाएगा और DSP की तरफ से भी फंड मिल जाएगा, लेकिन SBI की खासियत ये है कि भाई ये एक ऐसा फंड है जो पूरी तरह से मतलब एनर्जी के सेक्टर और इसके थीम को कवर किया है, तो मुझे लगता है कि ये फंड ज़्यादा बेटर है मेरी नज़र में। दूसरी बात एक और भी रीज़न है कि भाई ये बैंक का म्यूचुअल फंड है, तो इसलिए भी ये बेहतर हो जाता है और इसके लिए एक एडवांटेज बढ़ जाता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर की तेज़ी का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3-4 फंड मिल जाते हैं। एक फंड HDFC की तरफ से भी है जो कि मैंने नहीं लिखा है, एक फंड है ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड, और दूसरा है ABCL यानी आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड, और तीसरा है एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड, और एक HDFC की तरफ से भी है जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया है। तो ये 3 सेक्टर ऐसे हैं, पहला डिफेंस है, एनर्जी है और मैन्युफैक्चरिंग है। ये तीनों सेक्टर का फ़ायदा आप म्यूचुअल फंड के अंदर उठा सकते हैं। अब अगर बात रही EV की और रेलवे की अगर बात करूं तो मेरी जानकारी के हिसाब से कोई ऐसा फंड अभी तक नहीं है जो पूरी तरह से रेलवे के सेक्टर को कवर करता हो, मतलब उसके सेक्टर में पूरी तरह से निवेश करता हो, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी जानकारी के हिसाब से। अगर आपकी जानकारी में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली जब भी वीडियो होगी इस चीज़ को लेकर तो आपके नाम के साथ मैं इन चीज़ों को मेंशन ज़रूर करूँगा अगली वीडियो में। और वही हाल है EV का सेक्टर का, मतलब EV के सेक्टर का भी कोई ऐसा सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड अभी मेरी नज़र में नहीं है जो पूरी तरह से EV के सेक्टर को कवर कर रहा हो, तो इसीलिए फ़िलहाल इन दोनों के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि इन दोनों सेक्टर का फ़ायदा आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करके ही उठा सकते हैं। तो यहाँ तक कि ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं कि भाई निवेश कैसे करना है। मान के चलिए कि आपने 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी आपके हिसाब से हो सका आपने तैयार कर लिया, आपने पैसे इंतज़ाम कर लिया। अब इसको निवेश कैसे करना है, देखिए जब बजट का ऐलान होगा, जब बजट दिया जाएगा, समझ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाई किस सेक्टर का बजट अच्छा है। ऑफ कोर्स ये 5 सेक्टर मैंने यहाँ पर बताया है, रेलवे, डिफेंस, एनर्जी, EV और मैन्युफैक्चरिंग। हो सकता है कोई छठा सेक्टर हो जिसका नाम यहाँ पर नहीं है, उसका बजट अच्छा हो, और क्या कहते हैं जब बजट अच्छा होगा तो यकीनन उस सेक्टर में तेज़ी आएगी। तो जिस सेक्टर का बजट अच्छा हो, जिस सेक्टर में तेज़ी आने के चांसेस हो, उसी सेक्टर में आपको निवेश करना है। प्लस निवेश आपको जल्दीबाजी में नहीं करना है। थोड़ा सा अगर बजट आएगा तो उसका इम्पेक्ट कभी कभी नेगेटिव भी पड़ता है मार्केट के ऊपर, तो कोशिश यही करना है और हो सके तो इंतज़ार यही करना है कि भाई इसका नेगेटिव इम्पेक्ट पड़े। समझ रहे हैं, मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई थोड़ी सी मार्केट में गिरावट हो कुछ ही पॉइंट का, तो वहाँ पर आपको निवेश करना है। मानकर चलिए कि अगर आपका 1 लाख रुपये का कैपिटल है, समझ रहे कि नहीं, तो आपको 1 लाख रुपये जो है ना पूरा निवेश नहीं कर देना है एक ही लेवल पर, थोड़ा सा बचा कर भी रखना है। थोड़ा सा आप ये समझिए कि 10 से 15% ही आपको निवेश करना है, समझ रहे हैं, एक गिरावट पे। उसके बाद फिर थोड़ा सा इंतज़ार करना है, फिर गिरावट हो तो फिर आपको निवेश करना है, इस तरीके से निवेश करना है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्या इस चक्कर में हमारे को कोई नया फंड लेने की ज़रूरत है अपनी पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इन सेक्टर्स में से जो भी फंड है आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको फ़ंड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि उन्हीं फ़ंड में निवेश करें, लेकिन ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फ़ंड हैं और इनमें से कोई फ़ंड नहीं है तो आप फ़ंड ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बहुत जल्दी आप अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए। जो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है काफ़ी टाइम से, उन फंड को थोड़ा सा निकालें आप वहाँ से, और जो बेस्ट फंड है ना उसको आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करें। अब यहाँ पर मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि भाई इन फंड को लेने के चक्कर में आप किसी अच्छे फंड को निकाल दीजिए, या आपने एक बेहतरीन पोर्टफोलियो जब क्रिएट करके रखा हुआ है तो उनमें से सिर्फ इस फंड को ऐड करने के चक्कर में आप फंड निकालिए और अच्छा खासा फंड आपकी पोर्टफोलियो से निकल जाए, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। और लास्ट में एक बात और भी कहना चाहूँगा, देखिए ख़ास तौर से इन सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इन सेक्टर्स में ऑलरेडी पहले से ही वैल्यूएशन है, पहले से ही महंगाई है, तो यहाँ पर आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जल्दीबाजी में आपको निवेश नहीं करना है, आपको रुक रुक कर ही निवेश करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सेक्टर्स हैं ना, ख़ास तौर से ये रेलवे हो गया, डिफेंस, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग, ईवी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर पहले से ही वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूड है इसके स्टॉक्स पहले से ही। तो यहाँ पर आपको जल्दीबाजी में निवेश नहीं करना है, रुक कर ही निवेश करना है। अगर थोड़ी बहुत की भी गिरावट नहीं होती है तो रुक जाना है, इंतज़ार करना है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आने वाले 4-5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए आप इन सेक्टर्स पे फोकस कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ पर गिरावट हो या ना हो आप निवेश कर दीजिए। ऐसे भी पहले से भी वैल्यूएशन में है और आप निवेश करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका निवेश, आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में होगा। तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ये कुछ जानकारी थी जो कि मुझे लगा आप तक पहुँचाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।